Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss about the structure of the Constitution. In the last video we knew about what is Constitution. पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो थी यानी पहली वीडियो थी हमारी पॉलिटी की, तो उसमें हमने समझा था कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। आज हम जानेंगे, उसमें हमने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसे एक बुक का फॉर्म दिया गया है, किताब के रूप में उसे बनाया गया है लिखित। तो उस लिखित किताब में उस लिखित किताब को का स्ट्रक्चर कैसा है, उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, आज हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, जैसे उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, आर्टिकल हैं, शेड्यूल हैं, तो उनको समझेंगे कि ये किस तरह से अरेंज किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि पिछले वीडियो में हमने जो देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो समझा था, उसका एक निचोड़ हम 5 मिनट में ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर को देखेंगे संविधान के। तो देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि संविधान है क्या भाई, सुप्रीम लॉ ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश का एक संविधान होता है और उसका वो सुप्रीम लॉ होता है। ठीक है, और हमारा जो संविधान है वो भी सुप्रीम लॉ है। उससे होता क्या है, देश चलाई जाती है। उसी के अकॉर्डिंगली देश चलाई जाएगी। मैंने लिखा है सुप्रीम लॉ टू रन द कंट्री। देखिए, इसको समझते जाइएगा, सुप्रीम लॉ टू रन द कंट्री। अब यहां पर टू रन द कंट्री का मतलब टू रन द इंडिया, अगर हम अपने संविधान की बात करते हैं। मैंने बताया था कि एक बुक के फॉर्म में यह लिखा हुआ है, जिसमें है क्या, कुछ रूल्स हैं, कुछ पावर्स हैं। और किसके लिए ये पावर, जो लोग सरकार बनाएंगे, जो लोग सरकार चलाएंगे। लेकिन हमारा चूंकि प्रजातांत्रिक देश है, तो हमें तो विश्वास है नहीं भाई कि अगर हम किसी को अपना पावर डेलीगेट करते हैं तो वो मनमानी नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए उसी किताब में, संविधान की जो किताब है, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी तय कर दिए गए हैं, यानी उन पे कुछ अंकुश लगाया गया है इन रूल्स एंड रेगुलेशन पे कि आपके इन पावर्स का दायरा क्या है। जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास जो पावर है, ये रूल्स लिखा गया, उनके पावर्स लिखे गए और उनका दायरा भी तय कर दिया गया कि किस दायरे में रह के आपको काम करना है। तो सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब के फॉर्म में है, लिखित है, हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसमें पावर लिखे गए हैं, नियम कायदे कानून लिखे गए हैं, जिन नियम कायदे कानून के अनुसार देश को चलाया जाना है। ठीक है, और उन कायदे कानूनों पर कुछ लिमिटेशन भी लादे गए हैं, इंपोज किए गए हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं चुने हुए, वो मनमानी ना कर सके। तो उनको एक दायरे में रह के ही काम करना है, इस लिमिटेशन में रह के काम करना है। क्यों? क्योंकि इसी में जनता का इंटरेस्ट होता है। क्योंकि अगर हम लिमिटेशन तय नहीं करेंगे तो फिर जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे हैं, जो सरकारें हमारी हैं, वो मनमानी करेंगी। तो एक ये थ्योरेटिकल ये जानकारी थी जिसे मैंने दिया। ठीक है, तो मैंने लिख दिया था यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, यहां पे समझ लेते हैं, सुप्रीम लॉ टू रन द कंट्री। ठीक है, मैंने बता दिया था, पिछले वीडियो में डिटेल बताया हुआ है। एडॉप्टेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसे एडॉप्ट किया गया। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसे हिंदी में हम कहेंगे संविधान सभा। संविधान सभा बनाई गई थी भारत के संविधान को लिखने के लिए। इस पे कभी हम अलग से बात करेंगे कि संविधान सभा कैसे बनाई गई थी। ठीक है, पॉलिटी में तो हमें पिन पॉइंटेड बातें करनी है। ठीक है, जैसे हम हिस्ट्री में बहुत डिटेल चल रहे हैं, हिस्ट्री में मेन और उसके पर्पस से चल रहे हैं, प्रीलिम्स के पर्पस से, इसमें भी काफी डिटेल बताऊंगा, लेकिन हिस्ट्री की तो बात ही अलग है। ठीक है ना, तो संविधान सभा है ये, जिसने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसे लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इंप्लीमेंटेड 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब जब इंप्लीमेंट किया गया तो संविधान सभा में कई कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी।
यानी हिंदी में कहेंगे प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के चेयरमैन बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे बी आर अम्बेडकर? इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, यानी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा है, ड्राफ्ट किया है। तो कभी आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा किसने भाई, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। अब लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने बताया था कि जो संविधान होता है वो रिटन भी होता है और अनरिटन भी होता है, ठीक है। अनरिटन का मतलब ये नहीं है कि वो लिखा नहीं गया है, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि लिखा हुआ है लेकिन अलग अलग किताबों में, एक लाइब्रेरी बना दी गई और मान लीजिए कोई अगर सिटीजनशिप के मामले में कोई बात है तो 10 किताबों में अलग अलग चीजें लिखी हुई है, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो वो भी लिखा हुआ है लेकिन एक किताब में नहीं है, अलग अलग जगह पे लिखा हुआ है, तो लोग अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। और हमने बताया था कि भाई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें एक ही जगह पे सब कुछ लिख दिया जाता है, ठीक है। सारे नियम, कायदे, कानून, लिमिटेशंस जो भी होगा ना वो एक ही बुक में लिखा जाएगा। जैसे हमारा भारत का संविधान है, ये रिटन है और लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। इंग्लैंड का अनरिटन है, मैंने बताया था, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का अनरिटन है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत एक, इससे हम कभी अलग से चर्चा करेंगे जब प्रेम्बल की बात करेंगे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या का मतलब मैंने बता दिया था। भारत में अगर हम रिपब्लिक की बात करें तो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, मैंने बताया था कि इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, पहली बात रिपब्लिक का मतलब इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, और इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहां पर कौन है, अगर हम देश की बात करें तो राष्ट्रपति है उसका, यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति भारत में रिपब्लिक का मतलब है, भारतीय रिपब्लिक का मतलब है, रिपब्लिक जो वर्ड है इसका मतलब है निर्वाचित राष्ट्रपति। कई बार एग्जाम में आता है कि इस पे मैं प्रियम्बल में डिटेल में बात करूंगा, जब प्रियम्बल पढ़ाऊंगा उसमें एक एक वर्ड है कि भारत को SSDR कहा गया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इस पे मैं बात करूंगा और एक एक शब्द के मायने समझाऊंगा, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब होता है इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सिंपल सी बात जान जाइए। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक, जहां जनता ने खुद सरकार बनाई हो चुन के, ठीक है, जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना है। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातांत्रिक, यानी जनता का शासन हो। लेकिन मैंने एक चीज बताई थी, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कई बार। मैंने उसमें बताया था कि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसमें मैंने चुनाव प्रक्रिया में बताया था कि चुनाव प्रक्रिया को देखें तो कहीं कहीं हमें लगता है कि हम डायरेक्ट भी डेमोक्रेसी को अवेल कर रहे हैं। जैसे अगर हमें रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है, मान लीजिए हमें अपने क्षेत्र में, ठीक है, अगर मान लीजिए एक क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र ए है, ए एक लोकसभा क्षेत्र है, हाँ, मान लीजिए कानपुर है, कानपुर है। अब कानपुर में जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के लोग अपना जो MP चुनेंगे वो तो डायरेक्ट वोट करके चुनेंगे, तो एक तरह से डायरेक्ट लग रहा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात है। लेकिन जब सरकार बनाने की बात आएगी तो सारे MP मिलके चुनेंगे किसको, प्रधानमंत्री को। यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव में हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, हम सरकार बनाने के लिए तो वोट कर रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री के लिए को डायरेक्ट चुनने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं, पहले हम अपना MP चुन रहे हैं। हाँ, पूरे भारत में 543 या 44 सीटों पे अक्सर चुनाव होते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, तो देश के लिए जब चुनाव होता है लोकसभा के लिए, तो वहां से हर जगह से एक एक MP चुन के जाएंगे। तो जब हम अपना पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी MP को वोट देते हैं तो वो हम चुनते हैं डायरेक्ट तरीके से, अपना डायरेक्ट वोटिंग करते हैं। लेकिन ये MP जाएगा और ये अब ये MP मिलेंगे और जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो मिलकर अपना नेता चुन के प्रधानमंत्री बनाएगा, तो उसमें हमारा कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, हम हमारे चुने गए रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, तो वो इनडायरेक्ट हो गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोकसभा के मेंबर होते हैं या राज्य से जो MLAs होते हैं, वो इस पे मैं समझाऊंगा बाद में, वो जाके मतलब हमने जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुन दिया वो जाके राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग करेंगे, तो हमारा पार्टिसिपेशन नहीं रहा। तो एक तरह से ये आप देखेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन इसको बहुत समझने की जरूरत है। एग्जाम में आएगा तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करता है। हमने कहा कि कहीं ना कहीं से लगता है ऐसा कि डायरेक्ट भी है, अगर हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनते हैं। लेकिन लॉ बनाने में, भारत के नीतिगत फैसलों में लॉ बनाने में हमारा डायरेक्ट प्रतिनिधित्व तो नहीं है। हाँ, हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
हमने कुछ लोगों को चुन दिया, अब मोदी जी की सरकार है, इसके पहले मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह की, तो हमने उनको चुन के भेज दिया, वो गए पार्लियामेंट में, उन्होंने सरकार बनाया। ठीक है, सरकार जब बनाया तो वो हमारे लिए नियम कानून बना रहे हैं, हम तो उसमें डायरेक्ट भागीदार नहीं है, इसलिए हम कहेंगे उसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो टेक्निकल तौर पे एग्जामिनेशन में अगर आता है तो एग्जामिनेशन में कहेंगे कि भारत जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वैसे भी कहा जाता है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ही जगह स्विट्जरलैंड में है, अभी स्विट्जरलैंड में है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां कानून भी बनता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। इस पे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे कभी हम डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी पे और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पे। लेकिन अगर हम देखें, मैंने बस इतना बताया था पिछले वीडियो में कि चुनाव के मामले में, इलेक्शन के मामले में कहीं लगता है कि हम डायरेक्ट हैं और कहीं लगता है इनडायरेक्ट है, लेकिन चूंकि नीतिगत फैसलों में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, हम कानून बनाएंगे नहीं जाकर, हम तो पार्लियामेंट में या विधानसभाओं में जाकर हम कानून बनाएंगे नहीं, वहां तो कानून वो जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग बनाएंगे, जो एमपी चुन के गए हैं, जो एमएलए चुन के गए हैं वो बनाएंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वहां पे वो बनाएंगे। तो हमारा वहां पे डायरेक्ट भागीदारी नहीं है, प्रत्यक्ष भागीदारी वहां पे नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहां है। और अगर हम कहें कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि हम सीधा भागीदारी नहीं कर रहे हैं नीतिगत फैसलों में, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक तरह से कहा जाता है कि अगर आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है, समझ लीजिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में है, तो वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हाँ, विश्व के ज्यादातर जगहों पे, हाँ लगभग मैक्सिमम जगह पे, लगभग सारे एक दो देशों को छोड़ दें तो हर जगह पे जहां भी डेमोक्रेसी है तो रिप्रेजेंटेटिव या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो वहां पर आप कहेंगे कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो अगर सवाल आता है तो टेक्निकली तौर पे आप कहेंगे कि हमारा जो देश है यहां पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में जरूर बताया था, लेकिन वो चुनाव से संबंधित बताया था। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें, क्यों एक लॉ जो बनाने की का जो प्रोसेस है उसमें हमारी भागीदारी नहीं है, ठीक है। नीतिगत फैसलों में हमारी डायरेक्ट भागीदारी तो है, डायरेक्ट नहीं है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो वहां पे भागीदारी कर रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये इससे हम करेंगे कभी बात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है, यानी थोड़ा सा तो दृढ़ है, हाँ, और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला है। अब रिजिड और लचीला, इन दोनों का मतलब, या फ्लेक्सिबल, उसका मतलब होता क्या है? देखिए, रिजिड का मतलब जिसे आसानी से अमेंड ना किया जा सके, यानी कि कोई प्रोविजन है संविधान में, उसको इजीली संशोधित नहीं किया जा सकता, उसको उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, तो वो रिजिड है। या बिल्कुल नहीं किया जा सकता, या तो इजीली नहीं किया जा सकता या बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो रिजिड है, ठीक है। अमेरिका के संविधान को रिजिड कहते हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से वहां होता है, बहुत कम अमेंडमेंट हुए हैं। 1789 में वहां पे संविधान बना, लेकिन जबकि भारत का आप देख लीजिए 1949 में अडॉप्ट किया गया, लागू किया गया 1950 में, ठीक है, तब भी उससे बहुत ज्यादा यहाँ पे अमेंडमेंट हो चुके हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि इजीली अमेंडेबल, हाँ, आसानी से जिसे संशोधित किया जा सके। भारत के संविधान के बारे में कहते हैं पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल, यानी अंशतः दृढ़ और अंशतः लचीला, क्योंकि आप यहां संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं। किसी भी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन अगर है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें संशोधन कुछ किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कहते हैं पार्टली रिजिड पार्टली फ्लेक्सिबल। सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में एकल नागरिकता है। जैसे कि आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 50 स्टेट्स का एक, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, 50 राज्य हैं, तो राज्यों की एक अलग सिटीजनशिप है, नागरिकता है, और देश की एक यूएसए की अलग नागरिकता है। कोई जैसे स्टेट फ्लोरिडा है तो फ्लोरिडा में क्या है कि वहां की नागरिकता आपकी अलग होगी, हाँ, और एक नागरिकता आपकी दूसरी देश की होगी, यानी यूएसए की होगी, यानी आपके पास दो नागरिकता है। भारत में दो नागरिकता की बात नहीं है, हाँ, भारत में एकल नागरिकता है। चाहे आप बिहार के हों,
चाहे आप बंगाल के हों, चाहे आप महाराष्ट्र के हों, यू आर ओनली अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है, आपके पास बिहार की नागरिकता नहीं होगी, आपके पास बंगाल की नागरिकता नहीं होगी, सिर्फ भारत की नागरिकता होगी। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो होगा, दो तरह के गवर्नमेंट होंगे यहाँ पर। एक सेंटर का गवर्नमेंट होगा जो देश चलाएंगे, जैसे मोदी जी की सरकार है, अभी इसके पहले मनमोहन जी की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, तो ये सेंटर की सरकार है, ठीक है। तो सेंटर की सरकार होगी यानी देश की सरकार होगी। तो देश की सरकार के लिए अब देखिए, सबसे ऊंचे ओहदे पर देश के लिए हेड ऑफ स्टेट, और यहां पर स्टेट का मतलब कंट्री है, यानी कि इनको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं प्रेसिडेंट को, यानी कि राष्ट्रपति हैं हमारे, ठीक है। और पीएम जो होंगे हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये सेंटर की जो सरकार की व्यवस्था होगी, ठीक है। सरकार, हालांकि प्रेसिडेंट डायरेक्ट सरकार में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इस डेमोक्रेसी में, इसलिए उनको हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। सेंटर के लिए प्रेसिडेंट, क्योंकि बिल यही पास करेंगे, इन्हीं के सिग्नेचर से, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। कोई भी बिल और कानून बनेगा तो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर से ही वो कानून बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि पीएम जो होते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। आप कभी मत, पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, तो आप ये मत समझिएगा कि देश का मुखिया प्रधानमंत्री, देश का मुखिया प्रधानमंत्री नहीं, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री, ठीक है। और देश के मुखिया की बात करेंगे, हाँ, हेड ऑफ स्टेट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति, जिन्हें हम कहते हैं फर्स्ट सिटीजन, पहला नागरिक देश का, ठीक है। उसी तरह से व्यवस्था जो है यहां पर स्टेट में भी है। यहां पर प्रेसिडेंट की जगह रख लीजिए गवर्नर, और प्राइम मिनिस्टर की जगह रख लीजिए सीएम। बात वही होगी। मान लीजिए कि कहीं आपको उत्तर प्रदेश की सरकार है, वहां आदित्य योगी नाथ हैं अभी फिलहाल, आगे कोई और होगा, पहले अखिलेश यादव थे, ठीक है। तो ये क्या है, हेड ऑफ गवर्नमेंट सीएम होगा वहां का। जैसे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम है, स्टेट में, राज्य में हेड ऑफ गवर्नमेंट, हाँ, सरकार का मुखिया होगा चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, और गवर्नर होंगे हेड ऑफ स्टेट। लेकिन बेसिक फर्क यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर में है, ये है कि प्रेसिडेंट निर्वाचित होता है और गवर्नर जो होता है ये अपॉइंटेड होता है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था जिसे हमने थोड़ा सा देख लिया। बेसिक स्ट्रक्चर कर रहा हूं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और जो हमने समझा था पिछले वीडियो में, उसको हमने, उसका एक निचोड़ हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको मैं मिटाता हूं। आइए अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर की। मतलब कि एक बुक फॉर्म में है, और बुक फॉर्म में, इस बुक में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी पहले वो देखते हैं, फिर उसके उनके स्ट्रक्चर को हम समझेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां इसमें, इस बुक में जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, इस बुक में क्या क्या चीजें मिलेगी समझिए। इसमें मिलेगी, इसमें मिलेगा प्रीएम्बल, प्रीएम्बल अभी मैं बताऊंगा सारा चीज। इसमें मिलेगा, इसमें मिलेंगे आर्टिकल। एक बात पहले लिख लीजिए, ये मूल दो तरह, एक तो आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब एडॉप्ट किया गया था 1949 में और लागू हुआ था 1950 में, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता हूं यहां पर ओरिजिनल, और यहां पे प्रेजेंट, क्योंकि कुछ बदलाव भी हुए इतने दिनों में, कुछ संशोधन भी किए गए। प्रेजेंट, वर्तमान, और ये मूल। देखिए है क्या क्या चीजें, यहां पे देखिएगा। प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, ठीक है, पार्ट्स, शेड्यूल, और अपेंडिसेस। इतनी चीजें मूल में भी थी और इतनी चीजें आज भी हैं, लेकिन अंतर क्या है देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां भी। प्रीएम्बल, आर्टिकल्स, ठीक है, पार्ट्स, शेड्यूल,
अपेंडिसेस। अपेंडिसेस देखिए सारी चीजें यहां भी है, थोड़ा नीचे लिख लो ताकि बराबर हो जाए। अब देखिए प्रियम्बल तो एज इट इज आज भी वैसे ही है, जैसे मूल में था वैसे आज भी है। ठीक है, क्या अंतर आएगा फिर हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, इन्हीं के स्ट्रक्चर को तो देखना है। हाँ अब देखिए आर्टिकल्स जो ओरिजिनल थे वो 395 थे और आज अराउंड ऐसे लिख देता हूं 470 लगभग। ठीक है, ये बदलते रहते हैं क्योंकि ये 470 है तो ज्यादा भी हो जाएगा, कम तो होगा नहीं, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको आर्टिकल यहां 395 ओरिजिनल में और पार्ट्स जो थे ओरिजिनल 22 पार्ट्स। ठीक है, यहां पार्ट्स अब 25 हो गए। ठीक है, शेड्यूल थे 8, अब यहां पे 12 हो गए हैं और ये तो ऐसे ही एज इट इज। ठीक है, अब देखिए प्रियम्बल प्रस्तावना बोलते हैं हिंदी में, इसको प्रियम्बल को प्रस्तावना कह सकते हैं। अभी आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल्स का मतलब इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल को कहते हैं अनुच्छेद। ठीक है, हिंदी में आर्टिकल को कहते हैं अनुच्छेद, ध्यान दीजिएगा मैंने हिंदी नहीं लिखा लेकिन समझ जाइए अनुच्छेद। पार्ट्स भाग, शेड्यूल यानी कि अनुसूची, शेड्यूल यानी कि हिंदी में कहेंगे अनुसूची, और अपेंडिक्स परिशिष्ट आप जानते हैं तो ये लास्ट में होता है बहुत सारी किताबों में। तो इसका कोई बस एक जानकारी के लिए है कि ये भी है, मेन हमें इनको समझना है। ठीक है, अब देखिए मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं 395। तो ये तो सवाल आ सकता है एग्जाम में आपके कि मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो 395, कितने पार्ट थे 22 और कितने शेड्यूल थे 8। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। और प्रेजेंट जब एग्जाम देने जाएंगे आप तो ये भी आपको ध्यान में रख के जाना है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कितने हैं। तो यहां तो मैं अराउंड 470 लिख रहा हूं, हो सकता है कल को बढ़ जाए, तो आप ये देख के जाएंगे। ठीक है, आपका बेस तैयार हो जाएगा। ये पार्ट 25 है, आज भी 25 है, हो सकता है आगे आने वाले समय ये कम बदलता है क्योंकि अभी तक 22 से इतने दिनों में जब से कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ 1950 से लेकर अब तक मात्र 3 ही बढ़ा है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा। फिर भी एक बार जरूर कंफर्म होना चाहिए, न्यूज में आएगा तो पता चल ही जाएगा कि पार्ट बढ़ाया गया है। ठीक है, शेड्यूल 8 है, ये भी 4 बढ़ा है यानी 12 हुआ है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपडेट रहना पड़ेगा प्रेजेंट सिनेरियो में भी। मूल में क्या था ये भी ध्यान रखना पड़ेगा और आज क्या है, या जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस समय क्या है ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज बता दूं कि आप कह रहे हैं यहां 395 है, मैं कह रहा हूं यहां आर्टिकल बढ़ गया, यहां 22 है यहां 25 बढ़ गया, यहां 8 है यहां 12 हो गया। ठीक है, तो एक बात जानिए कि जब आप संविधान को देखेंगे तो आपको 395 के बाद 396 नजर नहीं आएगा। हाँ, 395 के बाद 396 नजर नहीं आएगा, 397 नजर नहीं आएगा, यहां तक आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पार्ट्स भी आपको 22 ही दिखाई देंगे जबकि मैं 25 बता रहा हूं। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाई देंगे कितने 22। ठीक है, तो इसको हाँ ये जरूर है कि आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, शेड्यूल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना, क्यों हमें 395 के बाद 396 नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो उसका कारण यह है कि ऑर्गेनाइज जो किया गया है उसी बीच में किया गया है, जिसको कि हम अभी समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नहीं बताकर कुछ चीजें मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद इसी वीडियो में इस चीज को डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है ना, ताकि आपको पहले वो चीजें समझ लें कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है इन सब चीजों को,
उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी किताब है, जो बुक है, और उसके बाद हम उस चीज को समझेंगे। इन सब चीजों को समझ लेने के बाद कि ऐसा क्यों है कि 395 के बाद आगे तक की आर्टिकल दिखाई नहीं देती, आगे तक के पार्ट दिखाई नहीं देते, 25 पार्ट हमें दिखाई नहीं देते, हमें 22 ही पार्ट दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसको हम अभी समझेंगे। पहले कुछ चीजों को और समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। चलिए अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहला पार्ट हमने क्या देखा था? प्रियम्बल। प्रियम्बल, सबसे पहले प्रियम्बल को समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक ही साथ बाकी चीजों को समझेंगे। आर्टिकल है, और उसके बाद आर्टिकल के बाद हमने पार्ट लिखा था, शेड्यूल लिखा था, ठीक है, और शेड्यूल के बाद अपेंडिसेस लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले प्रियम्बल को समझते हैं। देखिए, प्रियम्बल जैसे किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, तो जैसे ही आप पहला पेज खोलेंगे, ठीक है, तो पहले पेज पे ही आपको प्रियम्बल मिलेगा, ठीक है। और प्रियम्बल कैसा होगा? जैसे मान लीजिए ये आपके पास किताब है ना, देखिए ये समझ लीजिए कि एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, एक बुक है। अब इस बुक में आप खोलेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है प्रस्तावना। देखेंगे, ये पहला पेज है, हो सकता है आपको दिखाई ना भी दे रहा हो। यहाँ अंग्रेजी होगा, अगर अंग्रेजी की किताब होगी, इंग्लिश की किताब होगी, तो यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में होगी तो यहाँ पे लिखा होगा प्रीफेस, और हिंदी में प्रस्तावना, प्राकथन, बहुत सारी चीजें लिखी होती है। तो ये पहला पेज है, ठीक है। तो प्रियम्बल भी एक तरह का क्या है? ये प्रीफेस है, एक तरह का प्रीफेस है प्रियम्बल, ठीक है, एक तरह का ये प्रीफेस है। प्रियम्बल एक तरह का प्रीफेस है, ठीक है, यानी कि हम हिंदी में कहेंगे प्रस्तावना। तो सबसे पहला पेज जो होगा प्रीफेस होगा, प्रियम्बल, ठीक है। उसको पढ़ते ही आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इस पूरे बुक में, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका कंटेंट क्या है, इसमें क्या जानकारी मिलेगी कंटेंट की, ठीक है। जो मैटर्स है आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, बेसिक आइडिया ऑफ द कंटेंट लिख नहीं रहा हूं, समझ जाइएगा। प्रीफेस है, प्रीफेस किसी किताब का जो प्रीफेस होता है, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कंटेंट क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या चीजें उसमें समाहित है, तो प्रीफेस से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो प्रियम्बल पेज है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है, उसका जो प्रियम्बल पेज है वो आपके सामने आ रहा है, और इस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस पे हम आगे प्रियम्बल पे ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम आपको डिटेल में वहां बताएंगे प्रियम्बल के बारे में। फिलहाल आप पिक्चर देख लीजिए, इसमें कुछ चीजें, कुछ वर्ड भी लिखे हुए हैं। मैंने एक बनाया हुआ है, एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है, ट्रिपल SDR। इंडिया को इसमें ट्रिपल SDR कहा गया है, यानी सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हर शब्द का अपना एक मायने है, उसे हम प्रियम्बल के दौरान जब चर्चा करेंगे तो हम उस पर बात करेंगे। तो फिलहाल आपने समझ लिया कि प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना है, किताब का पहला पेज जो होता है, बिल्कुल वैसे ही प्राकथन का कहिए, प्रस्तावना का कहिए, अंग्रेजी में प्रीफेस कहिए, वही आपको प्रियम्बल है, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इन सब चीजों की, ठीक है। तो इन सब चीजों की बात करने के लिए देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जैसे आप सपोज कीजिए कि मेरे पास एक नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक है या कोई बुक है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, तीनों इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। तो यानी कि 3 पार्ट में है, एक बुक है जिसमें हमने सब कुछ रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 3 पार्ट में है वो, एक पूरी मोटी किताब है, उसमें पूरा इंडियन हिस्ट्री है, और इंडियन हिस्ट्री को में हम पढ़ते हैं 3 पार्ट में इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत, फिर हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, और फिर हम आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं। तो तीनों एक ही किताब में है। तो फिर क्या करेगा? 3 पार्ट में बांटा होगा, पहले उसने रखा होगा एंशिएंट हिस्ट्री, फिर जब एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होगा तो दूसरे पार्ट में रखा होगा मेडिएवल यानी मध्यकालीन भारत, मेडिएवल हिस्ट्री, और फिर तीसरे पार्ट में रखा होगा उस किताब में मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि मॉडर्न इंडिया, ठीक है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया। आप समझिएगा इसको, देखिए जैसे 22 पार्ट है तो ऐसे कर दिया गया, पार्ट
1, ये हमेशा रोमन में लिखेंगे, ठीक है। पार्ट 2 ऐसे करके पार्ट 22, ठीक है। ये ऐसे हम लिखेंगे, हो गए। अब इसमें क्या होगा, पार्ट 1 होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, अब इसमें चैप्टर्स होंगे, समझिएगा बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर को समझिए, बहुत जरूरी है। चैप्टर्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, और फिर इन चैप्टर्स में, ठीक है, इन चैप्टर्स में क्या होगा, अब चैप्टर जैसे है, अब पार्ट 1 में क्या है, देखिए अब पार्ट 1 पहले मैं लिख दूं, पार्ट 1 में है, यहां पे पहले लिख देता हूं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है पार्ट 1 में, ठीक है। आप देख लीजिएगा पार्ट 2 में आप देखेंगे सिटीजनशिप है, ठीक है। इसी तरह से पार्ट 22 में देखेंगे तो टाइटल की बात है और कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के कमेंसमेंट यानी कि शुरुआत की बात कही गई है। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे यहां पे, जैसे पार्ट 1 में मैंने बताया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संघ और इसका क्षेत्र, ठीक है। पार्ट 2 में नागरिकता, सिटीजनशिप की। इसी तरह से पार्ट 3 में जाएंगे तो दूसरी बातें हैं, पार्ट 4 में जाएंगे, पार्ट 3 में आपको मिल जाएगा, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में आप जाएंगे फंडामेंटल राइट्स 12 टू आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, तो वैसे मिल जाएगा। तो इसी तरह से 22 पार्ट तक आप जाते हैं, ठीक है। यूनियन टेरिटरी, सेकंड में सिटीजनशिप, थर्ड में फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस तरह से अलग अलग चीजें बांटी गई हैं, अलग अलग सब्जेक्ट बांटे गए हैं पार्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर्स हैं, और चैप्टर्स में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 ऐसे हो, ठीक है। इसी तरह से यहां भी आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 ऐसे करके आर्टिकल, ठीक है, 11 तक, आर्टिकल 11 तक यहां पर है। फिर थर्ड में जाएंगे तो पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 टू 35 फंडामेंटल राइट्स वहां पे है। हम आगे चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में फंडामेंटल राइट्स की जब चर्चा करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको टाइटल और कमेंसमेंट ऑफ डेट की बात है पार्ट 5 में, और यहाँ पे चैप्टर्स है, और इसमें आर्टिकल 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 393, आर्टिकल 394, अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में आर्टिकल को, और आर्टिकल 395। तो 395 आर्टिकल ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यानी कि देखिए क्या है कि आर्टिकल है, चैप्टर्स हैं और पार्ट है, समझ जाइए इसको, ठीक है ना। पार्ट है, पार्ट के अंदर क्या है, चैप्टर है, और चैप्टर के अंदर आर्टिकल है, ठीक है। समझ गए आप कि किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यह समझना जरूरी है कि जैसे कि यहां पे चैप्टर तो हर जगह समझाने के लिए मैंने दिया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह चैप्टर हो ही। जैसे यहां पर मैंने लिखा है समझाने के लिए, पार्ट 1 में चैप्टर्स नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें 4 ही आर्टिकल है, ठीक है ना, बहुत कम आर्टिकल है, इसलिए चैप्टर नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर वही हम कहें कि पार्ट 5 की बात करें, उसमें चैप्टर्स हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर पार्ट में चैप्टर्स हो ही, ये बात ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि हर पार्ट में चैप्टर्स हो ही, यहां पे चैप्टर नहीं है, हाँ आगे भी यहां भी नहीं होगा चैप्टर। तो आगे आप देखेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि जैसे पार्ट 5 है, जो वैसे पार्ट है ना जहां पे बहुत ज्यादा आर्टिकल है,
ठीक है, वैसे पार्ट जहां पे ज्यादा आर्टिकल है वहां चैप्टर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, जहां पर ज्यादा आर्टिकल है वहां चैप्टर बनाए गए हैं। इसको हम समझते हैं। ये तो मेरे ख्याल से आप समझ गए कैसे है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके 22 पार्ट हैं। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट है, इसी में समाहित किया गया अंदर। अभी मैं बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। मैंने बताया था ना कि 395 के बाद 396 आर्टिकल आपको दिखाई नहीं देगा। हाँ, 397 नहीं देगा, अराउंड 470 हो गए ना आर्टिकल्स। ठीक है, तो वो दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि यहीं तक दिखाई देगा, बाकी जो भी एक्स्ट्रा आर्टिकल है ना वो इन्हीं के बीच में एडजस्ट होंगे। कैसे होंगे मैं अभी बताऊंगा, पहले इन चीजों को समझ लीजिए। तो पार्ट, चैप्टर्स और आर्टिकल, पार्ट, चैप्टर, आर्टिकल्स ऐसे चलता जाएगा। लेकिन कुछ जो छोटे पार्ट्स हैं, हाँ, उनमें चैप्टर्स नहीं है। जो बड़े पार्ट्स हैं जिसमें ज्यादा आर्टिकल्स है वहां चैप्टर्स हैं। जैसे मैं समझाता हूं, ये मैं मिटा के आपको समझाऊंगा। देखिए, ये स्ट्रक्चर समझ जाइएगा, फिर आप पढ़ते रहिएगा ना। हाँ, एम लक्ष्मीकांत आजकल चल रहा है किताब, ऐसे सुभाष कश्यप की भी है, और भी किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी मैं एक वीडियो भी बना दूंगा किताबों पे। अब देखिए, जैसे पार्ट 5 है, इसको समझिएगा। पार्ट 5 मैंने कहा था पार्ट 5 किस लिए भाई, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार है इसमें। समझते चले जाइए। ठीक है, पार्ट 5 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब इसमें आर्टिकल कितने हैं भाई, देख लीजिए। इसमें आर्टिकल जो होंगे, ये आर्टिकल हैं 52 टू 152। ठीक है, 52 से 152 तक के आर्टिकल हैं। ठीक है ना, 52 से 152, 52 टू 152, तो बहुत ज्यादा आर्टिकल है। अब इसमें चैप्टर होगा, पहले पार्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां 4 ही आर्टिकल है। तो जहां ज्यादा आर्टिकल होंगे वहां चैप्टर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जैसे अब ये पार्ट 5 है, हाँ, जो मौलिक अधिकारों का है, तो आप देखेंगे चैप्टर 1, यहां पे चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 में कहा गया है द एग्जीक्यूटिव के बारे में। ठीक है, और ये आर्टिकल 52 टू 78। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में आपको द पार्लियामेंट ये है आर्टिकल 79। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद, मैं बार बार बता रहा हूं, 79 टू 122। ठीक है, चैप्टर 3 लेजिस्लेटिव पावर्स, किसका? प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। विधायी, जो विधायी शक्ति जो है राष्ट्रपति की, हाँ, वो है। और ये है आर्टिकल 123 में, यहां ऑर्डिनेंस की भी चर्चा होगी। अध्यादेश, वो हम कभी चर्चा करेंगे, अध्यादेश क्या है, ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसमें अध्यादेश भी शामिल है। तो अध्यादेश एक पावर है राष्ट्रपति का। ठीक है, चैप्टर 4 क्या है? द यूनियन जुडिशियरी, अब ये हो गया आर्टिकल 124 टू 147। देखिए ऐसे लाइन से 52 से 78, फिर 79 से 122, फिर 123, फिर 124 से 147। उसके बाद चैप्टर 5 है, तो इसमें सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इस पे हम अलग से वीडियो करेंगे। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात कही जा रही है। तो यहां पे देखिए ये होगा आर्टिकल 148। देखिए 147 पे खत्म हुआ, 147, 148 टू 152। यानी कि इससे आपको क्लियर हो गया होगा
कि हम चैप्टर की बात तभी करेंगे जब आर्टिकल्स ज्यादा हो। अगर आर्टिकल्स कम है तो वहां चैप्टर दिखाई नहीं देंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में आपको चैप्टर दिखाई दे। जैसे मैंने बताया कि पार्ट 1 में है ही नहीं, क्योंकि 4 ही आर्टिकल है। ठीक है, तो ये हम अब आगे समझेंगे। इसको मैं मिटाता हूं और हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए, अब हमें समझना है शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब अनुसूची। अनुसूची क्या है? देखिए, अब इसके लिए मैं पार्ट 1 का आर्टिकल 1 उठाता हूं, उसका एक पॉइंट उठाता हूं, इसी से समझ जाइएगा। पार्ट 1 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 के में आर्टिकल 1 है। आर्टिकल 1 है, ठीक है। तो आर्टिकल 1 का पहला पॉइंट जो है ये क्या कहता है? आर्टिकल 1 का ये पहला पॉइंट जो है, देखिएगा, समझिएगा। आर्टिकल 1 का पहला पॉइंट, पार्ट 1 है, ठीक है। ये पार्ट 1, और पार्ट 1 में हमने ले लिया आर्टिकल 1 को, ठीक है। आर्टिकल 1 को अब आर्टिकल 1 में देखिएगा, पहला पॉइंट, पहले एक ही पॉइंट, आर्टिकल 1 में 3 बातें हैं, तो 3 पॉइंट है, और उसमें भी तीसरे पॉइंट में 2-3 बातें हैं। वो सारा मैं नहीं लूंगा, वो जब हम पढ़ेंगे 1 to 4 आर्टिकल सारा, तो हम देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में एक जगह कहता है, क्योंकि हमें शेड्यूल समझाना है, तो समझना क्या है? शेड्यूल यानी कि अनुसूची। अनुसूची हिंदी में कहते हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 1, अब आर्टिकल 1 की पहली बात, ये क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। इंडिया जिसका नाम भारत है, हाँ, जिसका नाम भारत होगा, वो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना? ठीक है। और फिर दूसरे पॉइंट में देखिए क्या कह रहा है। इसी के दूसरे पॉइंट में, आर्टिकल 1 के दूसरे पॉइंट में कह रहा है ये, The states and territories thereof shall be as specified in the first schedule। देखिए, अब इसी से आप समझ जाइएगा। यहां पर पहले कह रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जिसका नाम भारत है, हाँ, वो राज्यों का संघ है। और उसके बाद कह रहे हैं, यहां पे फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हाँ, शेड्यूल ओरिजिनल कितने थे? 8, जब कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, उस समय 8 शेड्यूल थे, और आज कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, ठीक है। अब देखिए, यहां जब पहले लाइन में कह रहे, आप सपोज कीजिए, मैं एक चीज बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 बीसी में, लेकिन वो व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी। अब आप कहेंगे सर इसके बारे में डिटेल बताइए, तो मैं कहूंगा अच्छा डिटेल जानना है तो ये नोट्स ले लो, हाँ, या ये चैप्टर है इस एंशिएंट
हिस्ट्री की एक किताब है, मैं किताब का नाम बता दूंगा, वहां सिकंदर के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल आप पढ़ लो। ठीक है, यानी कि आपने मुझसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मांगा, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैंने बुक रिकमेंड किया वहां होगा, या जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं वहां होगा। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया कि एक राजा था सिकंदर, जिसने भारत पे, जो यूनान का राजा था, और जो भारत में आया 326 बीसी में, हाँ, उसने आक्रमण किया, लेकिन व्यास नदी को क्रॉस नहीं कर पाया और वापस लौट गया। ये सिकंदर के बारे में। लेकिन आप और ज्यादा मुझसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो मेरे पास, मैंने आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया, अब और डिटेल में इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने कहा कि आप ना ये नोट्स पढ़ लीजिए मेरा। ठीक है, तो आप चले गए वहां पर, आपको मिल गया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। इट मींस कि देखिए, शेड्यूल क्या करेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। शेड्यूल जो करता है ये प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। कैसे, मैं बताऊंगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इन्फो मैंने लिख दिया, ठीक है, अतिरिक्त जो जानकारी है, अतिरिक्त जानकारी, वो अतिरिक्त जानकारी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ भी कहिए, जानकारी। ठीक है, अब देखिए कैसे, यहां पर इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कह दिया, लेकिन यहां पर किसी स्टेट का नाम नहीं दिया है इस पॉइंट में। यहां कहीं भी किसी आर्टिकल में किसी राज्य का नाम नहीं दिया है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, हाँ, ना यूनियन टेरिटरी का नाम दिया है, ठीक है ना, यूपी, मध्य प्रदेश, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, कहेगा कि भाई ये तो है ऐसा, लेकिन अगर आपको स्टेट्स के बारे में जानना है, आगे दे दिया, द स्टेट्स एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये रेफर कर दिया आपको, ये वाला पॉइंट पहले ये बता दिया कि भारत राज्यों का संघ है, और कहता है कि अगर स्टेट्स के बारे में जानना है आपको, तो वहां पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए आप चले जाइए, कहां पे, फर्स्ट शेड्यूल में। वहां पे स्टेट्स के नाम मिल जाएंगे, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, कब फॉर्म हुए स्टेट ये भी पता चल जाएगा। तो ये सीधे ये क्या कर रहा है, शेड्यूल क्या करता है, शेड्यूल में रेफर किया जाता है। आर्टिकल में चूंकि हर जगह ये बहुत वास्ट हो जाएगा, एक ही जगह हर चीज लिखा जाएगा। अगर पूरा मान लीजिए है इंडियन स्टेट्स को भारत के बारे में लिख दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, अब वो वहीं पे लगे क्या करने कि सारे स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे, हाँ, जितने स्टेट्स हैं भारत में उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने लगे, बिहार के बारे में सारा चीज बताने लगे कि भाई कब फॉर्म हुआ, कैसे हुआ, हाँ, बंगाल के बारे में बताने, तो यहां पे वास्ट हो जाएगा, पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो बोरिंग हो जाएगा किसी के लिए भी। इसलिए कहता है ये प्रोविजन तो है भारत के लिए, अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, यहां नाम भी नहीं दिया है स्टेट का, हाँ, आपको जाना है तो आप चले जाइए शेड्यूल में। तो आप जब शेड्यूल में जाएंगे तो वहां पर फर्स्ट शेड्यूल ये रेफर कर रहा है कि रेफर कर रहा है फर्स्ट शेड्यूल, तो आर्टिकल रेफर कर देता है। आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल क्या करता है, रेफर करता है किसको, शेड्यूल को, शेड्यूल्स को, शेड्यूल को किस लिए, अतिरिक्त जानकारी के लिए। यानी यहां आपने ये देख लिया, अगर आपको और जानना है आसाम के बारे में, बिहार के बारे में, आंध्रा के बारे में, हाँ, कैसे बना, कब फॉर्म हुआ, तो आप चले जाइए यहां पे देख लीजिए। यानी शेड्यूल में क्या है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, क्योंकि अगर हम एक ही जगह सब कुछ दे देंगे तो वो उस तरह से ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पाएगा और बड़ी मुश्किल हो जाएगी किसी के लिए स्टडी करना, ठीक है। तो ये बातें हैं। इसी आर्टिकल में आगे भी है, यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी कहा गया है कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया, कहा गया कि आप शेड्यूल 1 में चले जाइए, वहां यूनियन टेरिटरीज के बारे में रेफर कर दिया गया, ठीक है ना। तो आगे है, लेकिन हम एक ही एग्जांपल से समझ लिए, ठीक है ना। तो शेड्यूल का मतलब होता है, शेड्यूल में, आर्टिकल में शॉर्ट इंफॉर्मेशन होता है, शेड्यूल में अतिरिक्त इंफॉर्मेशन होता है। आर्टिकल में शॉर्ट इंफॉर्मेशन, हाँ, आर्टिकल में आपको शॉर्ट इन्फो होगा, लेकिन वहीं पे डिटेल इन्फो, अतिरिक्त जानकारी या डिटेल या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कहां होगा, शेड्यूल में। तो आप समझ गए इसको, मेरे ख्याल से आपने इसको समझ लिया, ठीक है। अब और चीजों को समझते हैं। आइए अब हम फाइनली ये जानने की कोशिश करेंगे, जो मैंने शुरुआती दौर में बताया था कि क्यों हमें आर्टिकल
395 से आगे 396 यानी 396, 397 ये सब दिखाई नहीं देते। ना ही हमें 22 के आगे पार्ट्स दिखाई देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हमें, जबकि हमने बताया कि 22 पार्ट्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। और देखिए मैंने क्या बताया था कि आर्टिकल जो थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रेजेंट मैंने क्या बताया था, आर्टिकल जो है वो 395, प्रेजेंट 470 के अराउंड हो गए, ठीक है। और पार्ट जो है वो टोटल उस समय ओरिजिनल में 22 थे और आज आपको 25 पार्ट है अगर देखा जाए तो, ठीक है। और शेड्यूल ओरिजिनल में 8 थे और अभी कितने हैं, 12 है। तो ये हमने समझा था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ कर दीजिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि मैं सिर्फ 395वें आर्टिकल की बात कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल, हाँ, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल 8। ये है, ये 770 हो गए। अब ये है कि मैंने ये बताया था कि जब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को तो 395 के बाद आपको दिखाई नहीं देता। आपके मन में सवाल आएगा कि 396वां आर्टिकल क्यों नहीं दिखाई देता भाई, 397वां नहीं दिखाई देता, 398वां, 395 ही दिखाई देता है जैसे ओरिजिनल में था। आपको पार्ट्स 22 ही दिखाई देते हैं, 25 दिखाई नहीं देते हैं। ये बात अब हम करने वाले हैं, तो देखिए इसको समझिएगा। मैंने लिखा ये आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, ऐसे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। ये 1 और 2 है। मान लीजिए कि मुझे इन दोनों के बीच कोई आर्टिकल, अब हमें यहां अमेंडमेंट करना है, ठीक है ना, यहां अमेंडमेंट करना है आर्टिकल 2 में, ठीक है। तो आर्टिकल 2 में जब अमेंडमेंट होगा तो ये यहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा और नया आर्टिकल बन जाएगा। समझ रहे हैं? आर्टिकल 2 में जब अमेंडमेंट होगा तो ये यहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये इसके सब मतलब कि 395 के आगे नहीं जाएगा। जहां भी कहीं भी एडजस्ट करना होगा, मान लीजिए आर्टिकल 3 को अमेंड करना है तो ये यहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। कैसे एडजस्ट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, देखिए अगर यहां एडजस्ट करना है तो अगर हम कहते हैं तो यहां पे होगा, यहां पे आर्टिकल ऐसे आर्टिकल 2A हो जाएगा। ये आगे मैंने अमेंड किया 2A, इसी तरह से 2B हो जाएगा, इसी तरह से 2C हो जाएगा और आगे आते आते आप देखेंगे कि 2C फाइनली ये 2Z पर जाके खत्म होगा। ये 2Z पे जाके खत्म होगा। अगर इसी में अमेंडमेंट होता रहा तो ये आर्टिकल बनते गए 2Z। अगर इसके आगे भी जाना है तो फिर 2ZA, ठीक है ना। तो देखिए यहीं पे एडजस्ट हो गया, ये तीसरे में भी नहीं गया, यानी दूसरे आर्टिकल में ही एडजस्ट कर गया। तो दूसरे आर्टिकल में ही नए आर्टिकल्स को एडजस्टमेंट कर लिया गया, ठीक है। 2A, 2B, 2C, 2Z और 2ZA। हाँ, थोड़ा मैं साफ लिख दूं अगर लगता है आपको कि दिक्कत हो रही है। देखिए 2A, 2B, 2C ऐसे करके 2Z और आगे और बढ़ना है तो 2ZA, यानी यहीं पे एडजस्ट कर दिया जाएगा 2 और 3 के बीच में। 3 में भी नहीं आएगा। ये 3 को करना होगा तो 3 को भी 3A, 3B, 3C, 3Z तक जाएगा। उसके आगे जाना होगा तो 3ZA जाएगा। तो ये आर्टिकल नए नए बन जाएंगे, ठीक है, और यहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मान लीजिए इन दोनों के बीच अगर एडजस्ट करना हो, ठीक है, तो फिर ऐसे होगा
2AA 2AB 2AC, ठीक है, इन दोनों के बीच एडजस्ट हो गया। इस तरह से अगर यहां कुछ भी चेंज होता है तो ये यहीं पे एडजस्ट होगा। यही रीजन है कि हमारे पास अगर 395 आर्टिकल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है तो नए आर्टिकल्स में भी जोड़े जाएंगे तो वहीं पे एडजस्ट कर दिए जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तभी तो कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता, अमेंडेबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, उसको अमेंड किया जा सकता है, उसका संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मैंने शुरू में बताया था कि इट इज कॉल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। ना कंप्लीटली रिजिड है, ना कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। संशोधन हो सकता है तो फ्लेक्सिबल है, और उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता तो रिजिड है। यानी कुछ अंशतः ये रिजिड है और अंशतः ये फ्लेक्सिबल है, लचीला है। तो ये आपने समझ लिया होगा। तो जब यही नहीं चेंज होगा, ठीक है, यहीं पे एडजस्ट किया जाएगा, तो पार्ट में भी पार्ट भी उतने ही रह जाएंगे, उसी पार्ट के बीच में तो एडजस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब आर्टिकल 1 से 4 तक पार्ट 1 में है, ये पार्ट 1 है, ठीक है ना, पार्ट 1 है। तो इसी पार्ट में पार्ट को भी साथ साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो अब कैसे एडजस्ट किया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि आर्टिकल 4 में कुछ बनाया गया है। आप देखेंगे कि आपको पार्ट 4 में, पार्ट 4 को अगर हम देखें, इसको मैं मिटा रहा हूं, मेरे ख्याल से समझ गए आप कि किस तरह से एडजस्टमेंट होता है आर्टिकल्स का। इसलिए हमें 395 से ज्यादा आपको बुक में नहीं दिखाई देगा, उतना ही दिखाई देगा, ठीक है। अब देखिए, इसको समझिएगा। जैसे पार्ट भी दिखाई नहीं देगा। जैसे पार्ट को किया गया, हमने क्या बताया था कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो ये है 22, अगर ऐसे देख लें, ठीक है। अब देखिए कैसे चेंज किया गया। जैसे पार्ट 4 में कुछ चेंज किया गया, ठीक है, तो उसको कर दिया गया पार्ट 4A, एक पार्ट ये बन गया। उसी तरह से पार्ट 9 में चेंज किया गया है तो पार्ट 9A कर दिया गया। उसी तरह से 9B भी हुआ है, 9B भी हुआ है, और उसी तरह से आपको 14A भी हुआ है, ठीक है। देखिए पार्ट में वहीं पे पार्ट 4 में ही चेंज हो गया, आगे नहीं बढ़ा, पार्ट 4 में ही एक और पार्ट बना दिया गया जिसे 4A कह दिया गया। पार्ट 9 में ही एक और पार्ट बना दिया गया जिसे 9A कह दिया गया, और एक और बनाया गया, पार्ट 9B कह दिया गया। उसी तरह से पार्ट 14 में एक और बना दिया गया तो पार्ट 14A कह दिया गया। यानी इसी तरह से एडजस्टमेंट होगा, पार्ट्स भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। उसी के बीच में, उन्हीं पार्ट्स के बीच में जो पार्ट अमेंड किए जाएंगे, उन पार्ट्स का नामकरण ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कहां से आगे बढ़ेगा, आपको 22 पार्ट ही रहेंगे, दिखाई देंगे। अब देखिए, हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। देखिए आपने कहा कि टोटल नंबर ऑफ, मैंने बताया था कि अभी प्रेजेंट में 25 हो गए, 25 हो गए, और यहां पे मैं दिखा रहा हूं अमेंडमेंट 4, 1 2 3 4, तो 22 और 4 तो 26 होने चाहिए। ये टोटल नंबर 4 है, 4 अमेंडमेंट दिखा रहा है पार्ट्स में, यानी कि 26 होने चाहिए, लेकिन ये 25 ही क्यों है, सवाल उठना चाहिए। इसका रीजन है, देखिए पार्ट 7, ध्यान रखिएगा, पार्ट 7, पार्ट 7 इसको रिपील कर दिया गया था, ठीक है ना। इसको रिपील कर दिया गया, रिपील मतलब हटा दिया गया, कब, 1956 अंडर
7वें संशोधन के तहत 1956 में पार्ट 7 को हटा ही दिया गया। तो जब पार्ट 7 हट गया तो ये पार्ट 7 हट गया, इस 22 में से, यानी एक पार्ट हट गया, तो एक पार्ट हट गया तो यहाँ 21 ही बचा, ठीक है ना। तो इसीलिए पार्ट 7 को माइनस करके, मतलब 22 और ये 4 तो हो जाएंगे 26, 22 और 4 26 हो जाएंगे, लेकिन ये पार्ट 7 जो है ये एक यहां माइनस हो जाएगा और बच जाएगा 25, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स प्रेजेंटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज total 25 पार्ट्स, ठीक है। समझ गए कैसे? 22 पार्ट था, 4 और अमेंड हो गए तो 26 तो आपको लगेगा कि 26 होना चाहिए, लेकिन पार्ट 7 को हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया। रिपील कहा जाता है हटा देना, रिपील कर दिया गया। कब? 1956 में, ठीक है ना। ये 1956 में अंडर 7th अमेंडमेंट, 7वां संशोधन जब संविधान का किया गया तो पार्ट 7 को हटा ही दिया गया। तो 26 तो ये हो रहा था, लेकिन इस पार्ट 7 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 25 पार्ट टोटल बचेंगे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब शेड्यूल के बारे में मैंने कहा था कि शेड्यूल ऑलरेडी जो है वो आपको दिखेंगे, ठीक है। शेड्यूल दिखेंगे तो मैं लिख देता हूं कि कब कब नए शेड्यूल आए। ओरिजिनल 8 थे, ठीक है। शेड्यूल्स को देख लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप। ये ऑलरेडी कितने थे? ओरिजिनली कितने थे? ओरिजिनल कितने थे भाई? 8 थे, ठीक है। 8 थे ओरिजिनल। अब शेड्यूल 9, शेड्यूल 9 लाया गया। नाइनटीन 51 में, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल 10 लाया गया 1985 में। उसके बाद शेड्यूल 11 लाया गया 1992 में और शेड्यूल 12 लाया गया 1992 में। 1992 में 2 शेड्यूल लाए गए, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 4, नए 4 हो गए। तो टोटल नंबर इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 4 ये 12, यानी कि अभी हमारे पास 12 शेड्यूल है टोटल। तो मेरे ख्याल से आपने हर चीज को समझा होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बाकी तो जो अलग अलग पार्ट हैं, हाँ, जैसे पार्ट 1 में है इंडिया एंड इट्स टेरिटोरी, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज पार्ट 4 में। तो इस तरह आगे हम 22 पार्ट है, तो पहले तो हम एक वीडियो बना लेंगे जिसमें 22 पार्ट को खाली डिस्कस कर लेंगे कि ये 22 पार्ट है, ठीक है ना। कि पार्ट अभी तो हमने स्ट्रक्चर किया, हाँ, अब हमने खाली स्ट्रक्चर किया है अभी कि कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है, जो कि एक बुक के फॉर्म में है। हाँ, आगे हम उन 22 पार्ट को देख लेंगे खाली एक वीडियो में, जल्दी छोटा वीडियो होगा वो, कि ये चीजें हैं। और उसके बाद हम कुछ जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको हम अलग अलग टॉपिक बनाकर और हम आगे करते रहेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।